नमस्कार, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है दोस्तों। और इस समय आप जानते हैं कि दिवाली का बहुत ज़बरदस्त त्यौहार है। काफ़ी दिनों से वीडियो बनाने का सोच रहा था, लेकिन काफ़ी समस्याओं से घिरा हुआ था, इस वजह से वीडियोज आपको दे नहीं पा रहा था। लेकिन अब फिर से ये सिलसिला शुरू हो गया और अब हमारी पूरी कोशिश होगी कि भाई देखो, हमने जब टीजीटी का कोर्स पढ़ाना शुरू किया, जिसमें हमने सोशल साइंस की बात मैंने किया था, उसमें हमने पॉलिटिकल साइंस अगर देखें तो पूरा का पूरा वेस्टर्न थिंकर हमने आपको पूरा दे दिया है। मतलब पूरा का पूरा वेस्टर्न थिंकर हमने दे दिया। टीजीटी का जितना भी वेस्टर्न थिंकर आते हैं सारे मैंने आपको पढ़ा डाले हैं। अब यहाँ पर संविधान का पोर्शन भी आपके बीच में जाना है। उसके बाद आपका जो इंडियन थिंकर है वो भी आना है, और इंडियन थिंकर के साथ साथ दोस्तों आपके साथ जो आपका थॉट यानी जो आपका थ्योरी यानी थॉट का जो है पॉलिटिकल थॉट, उसका भी आपको पूरा का पूरा वीडियोस प्रोवाइड कराया जाएगा। उसके बाद आपका यहाँ पर जो आपका हिस्ट्री का है, हिस्ट्री की पूरी क्लास आपको दी जाएगी। तो भाई सभी का फिर से एक बार अभिनंदन, सभी का राम राम, सभी को सत श्री अकाल बोलते हुए क्लास की शुरुआत करता हूँ भैया। तो आइए शुरू हो जाओ एक बार, और बिल्कुल फटाफट करके क्लास को शुरू करना है दोस्तों। क्लास को शुरू कर रहा हूँ उसके पहले मैं आपके लिए दो पंक्तियाँ जो है अर्ज करना चाहूँगा। दो पंक्तियाँ इसलिए यहाँ पर ये है कि भाई कई बार होता है कि लोग हौसला भूल जाते हैं, कई बार लोग समय का दुरुपयोग करते हैं। भाई मैं कहता हूँ समय को पकड़ लो आप, समय आपका बहुत उद्धार करने वाला है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा, समय आपका बहुत उद्धार करने वाला है। और हम हमेशा बोलते हैं भाई क्या कि हम तो हक के सौदाई हैं, क्या हम तो हक के सौदाई हैं, दुश्मन को कुचल डालेंगे, गर्दिशे दौर का दिन आया तो बदल डालेंगे। हमने जिस दौर को चाहा था उसे बदल डाला था, और आज भी जिस दौर को चाहेंगे उसे कुचल मसल बदल डालेंगे दोस्तों, बिल्कुल बदल डालेंगे। तो आइए क्लास की शुरुआत हम लोग अब यूं करते हैं। देखिए आज हमारा जो टॉपिक है वो भारतीय संविधान का है। क्या? प्रस्तावना। हम लोग भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में बात करने वाले हैं। आप जानते हैं कि प्रस्तावना इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और इन द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि इस वह प्रस्तावना ही है जो हमारे संविधान के रूपरेखा को निर्धारित करता है दोस्तों। वह प्रस्तावना ही तो है। अब जैसे कई बार होता है कि जैसे आप मान लो कभी दूल्हा देखते हो ना, कभी लड़की को देखने जाओ, दुल्हन को देखने जाओ, तो उसमें क्या होता है, अब एक्चुअली हम जब किसी से पहली बार मिलते हैं तो उसके व्यक्तित्व को देख करके हम वास्तव में उसके बारे में लिख देते हैं, उसके बारे में बता सकते हैं कि भाई क्या है, कैसे है, क्या होगा। तो उसी प्रकार से हमारा जो संविधान है ना, आप जानते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, सबसे बड़ा लिखित संविधान है दोस्तों। और हमारे संविधान को पूरा ना भी पढ़ना चाहें हम, अगर हम पूरे संविधान, क्योंकि 395 आर्टिकल से और वर्तमान में देखें तो लगभग 500 के आसपास समथिंग अनुच्छेद जा रहे हैं, जो कि उसको सब डिवाइड किया गया है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन वास्तव में अगर काउंटिंग करेंगे तो अभी आपका 395 ही माना जाएगा पूरी तरह से। ठीक है, अब उस जो है अनुच्छेद को तो पूरी तरह से अगर एक पढ़ना हो तो मुश्किल पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर ये है कि अगर हम चाहें कि भाई हम भारतीय संविधान को डिफाइन करें उसके रूपरेखा को देख करके, तो भैया मेरे वो प्रस्तावना है। जैसे दुल्हन को पहली बार आप देखते हैं ना, देख करके बताते हैं, उसी प्रकार से संविधान की जो आत्मा आपकी है ना, वो डेफिनेटली क्या है, आपका भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना है, उद्देशिका है दोस्तों। तो अब हम सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर उद्देशिका क्या है, प्रस्तावना क्या है। याद रखिएगा, प्रस्तावना को हम उद्देशिका भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? ये जो आपका प्रस्तावना लिखा है ना, ये प्रस्तावना जो है दोस्तों, प्रस्तावना को हम क्या बोलते हैं? प्रस्तावना को हम उद्देशिका भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उद्देशिका। तो प्रस्तावना या फिर उद्देशिका, बात यहाँ पर एक ही है। तो आइए दोस्तों क्लास की शुरुआत करते हैं। अब देखिए, जैसे कि आप जानते हैं कि जो प्रस्तावना आपका दिया है, ये वास्तव में प्रस्तावना ऐसे नहीं बना। आप जानते हैं कि जब भारतीय संविधान सभा बनी तो संविधान सभा में क्या मतलब संविधान सभा बनी और उसने संविधान का निर्माण करना शुरू किया। तो उसमें क्या किया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था दोस्तों? उद्देश्य प्रस्ताव। क्या? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, और उस उद्देश्य प्रस्ताव, ये उद्देश्य प्रस्ताव का मतलब ये था कि उन्होंने दिखाने का प्रयास किया कि हमारे संविधान का क्या क्या उद्देश्य है, किस पर बिना पर हम काम करें। तो वो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया दोस्तों, और वही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चल करके हमारी जो प्रस्तावना के रूप में कन्वर्ट होती है। तो कई बार क्वेश्चन पूछता है, क्या पूछता है कि भाई भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस पर आधारित है? आप कहेंगे सर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जेएल नेहरू ने, याद रखिएगा जेएल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने जो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया दोस्तों, उसी उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित क्या है, हमारी संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका है। और आप जानते हैं अच्छे प्रकार से कि हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है या फिर उद्देशिका है दोस्तों, उसको कई लोगों ने अलग अलग नाम दिए हैं, बहुत सारे लोगों ने अलग अलग नाम दिए हैं। याद रखिएगा,
प्रश्न ये है कि किसने क्या दोस्तों कहा है। तो आप जानते हैं कि भारतीय संविधान की जो उद्देशिका है दोस्तों, उसे भारतीय संविधान की आत्मा भी कहते। क्या? भारतीय संविधान की आत्मा। अगर देखेंगे आप तो इसे हम संविधान की आत्मा भी कहते हैं। और दोस्तों संविधान की आत्मा किसने कहा था? आप कहेंगे सर ठाकुरदास भार्गव ने कहा था। क्या? ठाकुरदास भार्गव, बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है यहाँ पर। क्या? ठाकुरदास भार्गव का दोस्तों, ठाकुरदास भार्गव, इन्होंने संविधान की आत्मा कहा था। अगर आप कहें यहाँ पर कि दोस्तों वास्तव में संविधान का परिचय पत्र किसने कहा है, इसे संविधान का परिचय पत्र कहा है। भारतीय संविधान का परिचय पत्र प्रस्तावना को किसने कहा है? तो प्रस्ताव परिचय पत्र जो है एन के पालकी वाला ने कहा है दोस्तों। किसने कहा है? एन ए या फिर एन के पालकी वाला भी कई बार बोलते हैं। एन के पालकी वाला ने इसको भारतीय संविधान का परिचय पत्र कहा है दोस्तों, याद रखिएगा। और अगर कहा जाए कि वास्तव में भारतीय संविधान की कुंजी किसने कहा है? क्या? संविधान की कुंजी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार पूछा जाता है। संविधान की कुंजी दोस्तों किसने कहा है? तो संविधान की कुंजी कहा है किसने? अर्नेस्ट बारकर ने। किसने कहा है दोस्तों? अर्नेस्ट बारकर को याद रखिएगा। उन्होंने वास्तव में संविधान की कुंजी कहा है। क्या? संविधान की कुंजी नोट का है। और ये जो संविधान की कुंजी है ना, याद रखिएगा, संविधान की कुंजी कई बार ठाकुरदास भार्गव का भी उत्तर आता है, क्योंकि संविधान की कुंजी अर्नेस्ट बारकर ने दोस्तों कहा है। और अर्नेस्ट बारकर के साथ साथ जो आपके ठाकुरदास भार्गव साहब है, उन्होंने भी इसे संविधान की कुंजी कहा है। तो विकल्प में अगर बाय द वे जैसे बिहार आप देने जा रहे हैं और बिहार में अगर विकल्प दे दे तो वहां पर ठाकुरदास भार्गव और अर्नेस्ट बारकर दोनों माना जाएगा। इसको आप ध्यान रखिए। क्या? भारतीय संविधान की कुंजी। और एक और आपका दिया है जो है के एम मुंशी जी का, अगर नाम न ले तो बिल्कुल बेकार होगा। और जानते हैं के एम मुंशी दोस्तों, ये जो है ना ये जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी, ठीक है, भारतीय संविधान के रूपरेखा को तैयार करने के लिए जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी, ठीक है, उस ड्राफ्टिंग कमेटी के एक मेंबर भी थे। कौन थे? के एम मुंशी, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी साहब थे, उनको याद रखिएगा। और उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने इस प्रस्तावना या उद्देशिका को क्या कहा है दोस्तों? उन्होंने इसे जो है राजनीतिक कुंडली कहा है। क्या बोले? कुंडली, यानी भारतीय संविधान की कुंडली कहा है। कुंडली क्या कहा है? कुंडली, मतलब संविधान की कुंडली किसने कहा दोस्तों? संविधान की कुंडली किसने कहा है? कुंडली, या कई बार कुंडली विकल्प में ना आकर के परिचय पत्र पूछ लेते हैं। क्या? जो है भाग्यफल पूछ लेता है। भाग्यफल, भारतीय संविधान का भाग्यफल किसने कहा है? या इसको भारतीय संविधान की जन्म कुंडली या जन्म पत्री भी कई बार पूछ लेता है। तो किसने कहा है दोस्तों? वो कहा है कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, मतलब पूरा नाम क्या था? के एम मुंशी साहब थे। इनको आप यहाँ पर याद रखिए, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट आपके काम के हैं। अब दोस्तों हम लोग चलते हैं यहाँ पर जो, अच्छा एक सवाल और आप जरा देखिएगा कि पहली बात तो ठाकुरदास भार्गव ने इसे संविधान की आत्मा कहा है। ठाकुरदास भार्गव ने इसे जो है भारतीय संविधान की कुंजी कहा है। अर्नेस्ट बारकर के अलावा इन्होंने भी इसे संविधान की कुंजी कहा है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि संविधान की आत्मा कहने वाले एकमात्र जो है ठाकुरदास भार्गव साहब नहीं है, बल्कि ठाकुरदास भार्गव के अलावा एक न्यायाधीश भी है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे एम हिदायतुल्लाह, मोहम्मद हिदायतुल्लाह। क्या नाम था उनका पूरा नाम? एम हिदायतुल्लाह। दोस्तों एम हिदायतुल्लाह ने अपने एक निर्णय में जो है उद्देशिका या प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। तो अगर भारतीय संविधान की आत्मा भी पूछेगा तब भी आपको दोनों याद रखना है, ठाकुरदास भार्गव और दूसरी बात क्या नाम है आपका? एम हिदायतुल्लाह, ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। तो ये सारे सवाल हमने आपको यहाँ पर दे दिए हैं। अब दोस्तों चलते हैं हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि आप देखें यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रस्तावना को भारतीय संविधान का परिचय पत्र कहा जाता है। बिल्कुल करेक्ट है। सन 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसमें संशोधन किया गया था। आपको अच्छे प्रकार से पता है कि जो हमारा संविधान, जो हमारी प्रस्तावना, जो हमारा उद्देशिका है दोस्तों, उसमें पहले जो है पहले इसे भारतीय संविधान का अंग नहीं माना गया, बाद में इसे माना गया था। और तब जाकर के 1976 में, जो कि इंदिरा गांधी जी उस समय थी, इंदिरा गांधी की सरकार थी और इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री काल में 42वां संविधान संशोधन किया गया दोस्तों 1976 में। और उसके द्वारा वास्तव में इस उद्देशिका में परिवर्तन किया गया था। और आप जानते हैं कि पहले क्या था इसमें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इसमें 3 नए शब्द जोड़े गए दोस्तों। कौन? एक था आपका समाजवादी, दूसरा धर्मनिरपेक्ष, या दोस्तों कई बार धर्मनिरपेक्ष स्थान पर पंथ निरपेक्ष भी आता है, रखिए क्या? पंथ निरपेक्ष भी आता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। और तीसरा आपका क्या था? अखंडता। तो एकता को अखंडता से विस्तारित किया गया था। तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द दोस्तों जोड़े गए थे। कब जोड़े गए थे? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, बार बार रिपीट होता है कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन कौन से शब्द भारतीय संविधान में जोड़े गए? तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष या फिर धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, इसको आप जरूर ध्यान में रखेंगे। आई होप सो।
दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रस्तावना भारत के सभी नागरिकों के लिए, ध्यान रखिएगा, जो हमारा जो प्रस्तावना है, जो उद्देश्य का है, ये भारत के सभी नागरिकों के लिए न्याय की बात करता है, स्वतंत्रता की बात करता है, समानता को दोस्तों सुरक्षित करता है और लोगों के बीच में भाईचारे को भी बढ़ावा देती है। कौन? भाईचारे को बढ़ावा देती है। तो ये ध्यान रखिए। एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जाता है कि वास्तव में ये जो आपका भारतीय संविधान के कौन से ऐसे क्षेत्र में भाग हैं जो वास्तव में लोकतांत्रिक जो है लोकतांत्रिक प्रणाली को जन्म देते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की बात करते हैं। तो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की चीज होती है दोस्तों। एक तो इसका उल्लेख भारतीय संविधान की प्रस्तावना में है और दूसरा उसका उल्लेख जो है वास्तव में डीपीएसपी जो कि नीति निर्देशक तत्व है उसमें भी इस बात का उल्लेख सीधे सीधे किया गया है। तो आपको कई बार क्वेश्चन अगर पूछे कि भाई संविधान के भारतीय संविधान मतलब भारत को लोक कल्याणकारी राज्य कौन घोषित करता है, तो आप ध्यान रखिएगा लोक कल्याणकारी की बात जब भी आएगा, लोक कल्याणकारी राज्य, तो पहली बात तो डीपीएसपी सीधे सीधे आपका दिया है, यानी कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आप स्टेट पॉलिसी दिया है वो तो सीधे सीधे है, लेकिन इसके साथ जो आपका उद्देश्य का या प्रस्तावना है ये भी वास्तव में भारत को एक लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास करती है। इसको भी आप दोस्तों ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आगे हम लोग बढ़ते हैं और जरा उद्देश्य के बारे में और बात करें। दोस्तों जैसे आप जानते हैं कि वास्तव में ये जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है ये जवाहरलाल नेहरू द्वारा बनाए गए और वो पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव, जैसे कि मैंने आपसे कहा था उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। और प्रस्तावना को कहाँ से लिया गया दोस्तों, तो आप जानते हैं अच्छे प्रकार से कि प्रस्तावना को सबसे पहले कहाँ पर लिया गया था। आप कहेंगे सर प्रस्तावना को अमेरिकी संविधान से शामिल, आप जानते हैं कि प्रस्तावना सबसे पहले अमेरिकी संविधान में लिया गया था। तो भारत ने सबसे पहले जो प्रस्तावना का प्रस्ताव लिया, प्रस्तावना का जो कॉन्सेप्ट लिया है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है दोस्तों। और आप जानते हैं अच्छे प्रकार से कि जैसे भारतीय संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग से शुरू होती है, हम भारत के लोग से शुरू होती है, ठीक वैसा ही जो है अमेरिका के संविधान का जो संविधान है वो भी शुरू होता है। तो हम कह सकते हैं कि भाई हम भारत से लोग ये कहाँ से लिया गया है, ये अमेरिका से लिया गया है। और इसीलिए कहा जाता है कि भाई वास्तव में जो प्रस्तावना का कॉन्सेप्ट है, प्रस्तावना का विचार है भारतीय संविधान में, वो किस संविधान से लिया गया, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है दोस्तों। इसको ध्यान रखिएगा। लेकिन एक बात जरूर आप ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन कभी आपसे पूछे कि वास्तव में भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है, प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है दोस्तों, तो आप याद रखिए वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई। कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। मतलब ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची का विषय तो लिया गया है, लेकिन समवर्ती सूची के विषय के साथ साथ प्रस्तावना की भाषा को भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। जबकि ये जो प्रस्तावना या उद्देश्य का कॉन्सेप्ट है ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है आपका अमेरिका से। कहाँ से लिया गया है दोस्तों? अमेरिका से लिया गया है। इसे आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद फिर क्या है, संविधान विशेषज्ञ एन के, इनका पूरा नाम क्या था दोस्तों? अन्नानी पालिकेवाला, यहाँ पर लिखा है एन के पालिकेवाला। इन्होंने संविधान की प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है, जैसे कि मैंने आपको दिखाने का प्रयास किया, ठीक है दोस्तों। इसके बाद कुछ बातें आपको हम और बताना चाहेंगे। जैसे अगर मैं बोलूं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना कई सारे क्वेश्चन आपके सामने आते हैं। जैसे अगर आप पढ़ें यहाँ पर तो कहीं पूरा कायदे से अगर आपको जो है इसकी प्रस्तावना रटी है तो यहाँ से कई सारे 5-7 क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे पूछ लेते हैं और इन सारी बातों को आप ध्यान रखिएगा। जैसे पहली बात तो ये है कि भारत यहाँ पर ये जो है ना आपका हम भारत के लोग से शुरू होता है, कई बार क्वेश्चन पूछता है। और ये जो हम भारत के लोग है ना, ये इस बात का प्रमाण है दोस्तों कि वास्तव में जो संविधान की ताकत है या भारत में जो सर्वोच्चता है, जो संप्रभुता है, वो किस में दी है? वो संप्रभुता जो भारत में संप्रभुता है दोस्तों, वो संप्रभुता किस में दी है? संप्रभुता आपका भारत के लोगों में है। किसमें है? भारत के लोगों में है, भारत के लोगों में है। तो सर्वोच्च शक्ति जो दी गई है वो किसमें है? वो भारतीय लोगों में है। ये ध्यान रखिएगा। तो इसमें कहा है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये भी दोस्तों बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि कई बार ये टर्म पूछ लेता है, इसका क्रम पूछ लेता है कि इसका क्रम क्या होगा, इसको ध्यान रखिएगा। अभी मैं आपको एक ट्रिक के माध्यम से पूरा का पूरा टर्म आपको रटा दूंगा। तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, तीसरा लोकतंत्रात्मक, चौथा गणराज्य, है ना, पांचवा बनाने के लिए तथा उनके समस्त नागरिकों को न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ध्यान से रखिए क्या क्या क्वेश्चन दिया दोस्तों। यहाँ पर क्या बोला है? यहाँ पर कह रहा है कि न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या देखिएगा दोस्तों क्या बोल रहा है? समस्त नागरिकों को न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, ठीक है।
इसका मतलब आप जानते हैं क्या बोल रहे हैं यहाँ पर। पहली बात तो मैं आपको क्वेश्चन को पूरा पहले एक बार पूरा पढ़ लीजिए, फिर मैं आपको यहाँ पर दिखाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। फिर कह रहा है प्रतिष्ठा और अवसर की समता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, यहाँ पर मैं आपको अलग अलग कर दूंगा तो आपको समझ में आएगा। तथा उन सभी में समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता, यहाँ पर देखिए दो वर्ड मैंने कहा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, बंधुता बढ़ाने के लिए फिर क्या बोला है दोस्तों, बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो अब अगर मैं आपसे यहाँ पर क्वेश्चन बनाऊं तो 4-5 क्वेश्चन तो सीधे दोस्तों प्रस्तावना से बनता है। क्या बनता है जरा देखिए, यहाँ पर मैंने आपको अंडरलाइन करके आपको दिखाने का प्रयास किया कि क्या क्या क्वेश्चन आपका बन सकता है। नंबर 1 मैंने आपसे दिखाया कि सीधे सीधे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का जो संविधान है, प्रस्तावना है, वो किस शब्द से शुरू होती है, तो हम भारत के लोग याद रखेगा। और क्वेश्चन दूसरा पूछेगा कि भारत की संप्रभुता या जो है शक्ति किसमें निहित है, कहेंगे सर दोस्तों वो भारत के लोगों में निहित है, याद रखिएगा। और दूसरी बात यहाँ पर यह है कि इसका जो क्रम यहाँ पर मैंने आपसे दिया, क्रम डायरेक्टली पूछता है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज। कई बार पूछेगा कि वास्तव में अगर देखें कि भारत के मूल संविधान में की प्रस्तावना क्या थी, तो जो भारत की सर मूल प्रस्तावना थी उसमें याद रखिएगा, उसमें वास्तव में समाजवादी पंथ निरपेक्ष और ये जो आपका मैंने कहा था ना कि अखंडता, ये 3 वर्ड यहाँ पर नहीं थे। तो जो मूल प्रस्तावना थी उसमें ये था कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उनके समस्त नागरिकों को न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये सारा देने के बाद मतलब ये 2 वर्ड यहाँ पर नहीं थे और उधर आपका अखंडता नहीं था। तो कई बार ये भी याद रखिएगा कि ये आपका कभी भी अगर पूछता है, अगर कभी अगर क्वेश्चन पूछे कि 1950 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या थी, तो याद रखिए उसमें समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द आप नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि ये 1976 के बाद 1976 में इसको जोड़ा गया है, ठीक। तो पहली बात तो ये, जब क्रम पूछेगा आपसे कि इसका क्रम क्या है, तो क्रम दोस्तों याद रखिएगा वो क्रम आपका दिया है क्या, संस पलंग, क्या दिया है वो क्रम आपका दिया है संस पलंग, संस पलंग, याद रखिएगा संस पलंग। संस क्या हो जाएगा दोस्तों, संपूर्ण, संपूर्ण याद रखिएगा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, क्या संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये पहला वर्ड है प्रभुत्व संपन्न, ठीक है, प्रभुत्व संपन्न, ठीक है। दूसरा क्या है आपका, स से आपका दिया है समाजवादी, समाजवादी। फिर आपका दिया है यहाँ पर पा दिया है, पास से क्या हो जाएगा दोस्तों, पंथ निरपेक्ष, क्या हो जाएगा पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष, ठीक है। फिर आपका दिया है ला से लोकतांत्रिक, लोकतंत्रात्मक या लोकतांत्रिक जो भी आप कहें इसको, लोकतंत्रात्मक। और गा से यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, गणराज्य, क्या हो जाएगा गणराज्य। तो अगर आपको संस पलंग पूरा याद है, संस पलंग याद है दोस्तों, तो कभी भी आप गलती नहीं करेंगे, पूरा का पूरा जो क्रम इसका है ये सीधा क्रम आपको याद रहने वाला है, ठीक है। तो ये क्रम आप ध्यान रखिएगा। दूसरी बात मैंने आपसे दोस्तों क्या बोला कि यहाँ पर 3 प्रकार के न्याय की बात किया गया है। यहाँ पर देखें क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि भारत की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है, तो 3 प्रकार के न्याय है, कौन कौन। एक आपका जो है सामाजिक न्याय की बात की गई है यहाँ पर, दूसरा आपका आर्थिक न्याय की बात की गई और तीसरा आपका राजनीतिक न्याय की बात की गई है। दोस्तों याद रखिएगा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है, 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। और अगर हम यहाँ पर बात करें तो समझ गए ना यहाँ पर कितने प्रकार के न्याय दोस्तों हैं, 3 प्रकार की न्याय है, 3 प्रकार की न्याय यहाँ पर आपके सामने दिया है, कौन कौन, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। अगर मैं आपसे यहाँ पर कहूँ कि वास्तव में इसमें जो है कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, तो आप कहेंगे सर ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात करता है। क्या, नंबर 1 आपका विचार, नंबर 2 आपका अभिव्यक्ति, तीसरा आपका विश्वास, चौथा आपका दिया है क्या धर्म, और 5वां आपका दिया है उपासना। ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात करता है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है कि भाई भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। और कौन कौन सी स्वतंत्रता है दोस्तों, तो विचार की स्वतंत्रता है, अव्यक्त की स्वतंत्रता है, विश्वास की स्वतंत्रता है, धर्म की स्वतंत्रता है और उपासना की स्वतंत्रता है। इनको आप जरूर ध्यान रखेंगे। अब उसके बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो इस प्रस्तावना में आपको 2 प्रकार के समानता की बात की गई। कौन कौन समानता दोस्तों, तो ये जो 2 प्रकार के समानता है उसमें कौन कौन समानता है, कहेंगे सर पहला आपका दिया है प्रतिष्ठा की समानता और दूसरा अवसर की समानता। ये 2 समानता की बात यहाँ पर की गई है, ठीक है। दूसरी बात आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि एकता को किसके द्वारा किससे विस्तारित किया गया, तो एकता को अखंडता से विस्तारित कर दिया गया। मतलब पहले एकता पहले से था, लेकिन राष्ट्र की एकता में और एक वर्ड जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, कौन, अपेंसर अखंडता शब्द। तो ये 3 शब्दों को भी आपको याद रखना है, ठीक है।
उसके बाद जैसे क्वेश्चन पूछता है एक और कि भारतीय संविधान को कब जो है स्वीकार किया गया, कब अंगीकार किया गया, तो हमारा जो है संविधान स्पष्ट बोलता है, प्रस्तावना बोलता है कि 26 नवंबर 1949 को जो है क्या किया गया, हमारे संविधान को एतद द्वारा स्वीकार किया गया है, इसके आत्मार्पित या निमित्त किया गया था। तो इन सब बातों को आप यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ बातों पर थोड़ा चर्चा करना है। जैसे देखिए कुछ वर्ड यहाँ पर आपको जानना चाहिए, जैसे सार्वभौम का मतलब क्या होता है, तो सार्वभौम का मतलब यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, संप्रभुता। संप्रभुता इसका मतलब आप जानते हैं सीधे सीधे, ये जो उद्देशिका में वर्णित सार्वभौम शब्द है दोस्तों, ये स्पष्ट बताता है कि वास्तव में हमारा राष्ट्र जो है ना वो सार्वभौम है, स्वतंत्र है, और वो किसी के अधीन नहीं है, बल्कि वो सुप्रीम है, वो अपना निर्णय स्वयं ले सकता है, वो स्वतंत्र है। समाजवादी आप जानते हैं समाजवादी का मतलब क्या है, तो समाजवादी का मतलब है लोकतांत्रिक समाजवाद, जहां निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र एक साथ काम कर सकते हैं। मतलब ऐसा समाजवाद जहां ना तो लोकतंत्र, ना तो जहां पर निजी क्षेत्र का वर्चस्व होगा और ना ही जहां पर सरकारी क्षेत्र का वर्चस्व होगा, मतलब दोनों एक साथ काम मिलकर करेंगे और देश के निर्माण में सहायता होंगे। धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है ऐसा राज्य जिसका कोई अपना धर्म नहीं होता है, जो सभी धर्मों में विश्वास करता है, तो इसका मतलब होता है प्रगतिशील धर्मनिरपेक्षता, जो सभी के धर्म की बात करता है, अपना जिसका खुद कोई निजी धर्म नहीं होता है। लोकतांत्रिक का मतलब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, लोकतंत्र या लोकतांत्रिक का मतलब है सर्वोच्च शक्ति किसमें निहित है, लोगों के पास रहती है। और गणतंत्र का मतलब होता है वह देश जिसका मुखिया वंशानुगत नहीं होता है, बल्कि जिसका मुखिया चुना जाता है, उसका चयन होता है, उसका निर्वाचन होता है। तो आप जानते हैं कि हिंदुस्तान का जो सर्वोच्च पद है राष्ट्रपति का होता है, और राष्ट्रपति का चुनाव होता है दोस्तों, वो उसका चयन होता है, उसका निर्वाचन होता है, वो ब्रिटेन के राजा की तरह वंशानुगत नहीं होता है, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर न्याय की बात करें, न्याय तो आप जानते हैं कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक पृष्ठभूमि के साथ लोगों के साथ व्यवहार में निष्पक्षता करना, मतलब ये न्याय की बात करता है किसी के साथ भेदभाव ना करना। और स्वतंत्रता शब्द जो है दोस्तों वो क्या बोलता है कि भाई विचार, विश्वास, आस्था, पूजा के व्यक्ति पर प्रतिबंध की अनुपस्थिति, मतलब आप कोई भी काम करोगे अगर विचार व्यक्त करो तो पर कोई भी प्रतिबंध आपके पास नहीं है। अनुपस्थिति का मतलब क्या, जहां पर कोई भी प्रतिबंध आपके ऊपर ना लगे, ठीक है। तो ये समानता का मतलब क्या बोला है, समानता जो दिया है स्थिति और अवसर के संदर्भ में किसी विशेष हेतु प्रावधान की अनुपस्थिति, मतलब ये नहीं है कि अगर आपके पास जो है तो मतलब समानता आपको दोनों मिलेगा, अवसर और प्रतिष्ठा दोनों की बात है, आपको जो है बराबर का अधिकार यहाँ पर दिया है। और बंधुत्व का मतलब होता है देश की एकता और अखंडता के साथ दोस्तों भाईचारा। इन सारी बातों को आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे दोस्तों। कुछ बातें आपसे और करें यहाँ पर, जैसे कि कई बार ऐसा आता है कि वास्तव में जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, कई बार क्वेश्चन आता है कि आखिर भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 1976 में ही परिवर्तन क्यों किया गया, 1976 में ही संशोधन क्यों किया गया, उसके पहले संशोधन क्यों नहीं किया गया। तो दोस्तों वास्तव में संशोधन करने का प्रयास शुरू में भी किया गया था, लेकिन एक केस यहाँ पर है, जानते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है, जो आपका सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट आपका हिंदुस्तान के संविधान का रक्षक माना जाता है। और आर्टिकल 32 आप जानते हैं अच्छे प्रकार से, आर्टिकल 32 के साथ साथ पुनर्विलोकन की शक्ति भी, उसके न्यायिक पुनर्विलोकन, और आप जानते हैं कि न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति भी वास्तव में अमेरिकी संविधान से भारत में लिया गया है। तो ये सब उसके पास है। अब आप देखो, और आर्टिकल 32 क्या है, वो हमारे भारतीयों के जो भारत के नागरिक हैं उनकी हिफाजत करता है, उनके अधिकारों की रक्षा करता है यहाँ पर। तो ये बेरूबारी मामला जो है ना, बेरूबारी संघ मामला दोस्तों 1960 में आया था। इस मामले में वास्तव में हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है उसने कहा था, क्या माना था, उसने कहा था कि वास्तव में प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, इसलिए हम संविधान में कभी भी संशोधन नहीं कर सकते। तो याद रखिएगा, प्रयास पहले किया गया, लेकिन बेरूबारी मामले में सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई संविधान भारत का, भारतीय जो आपका प्रस्तावना है वो भारतीय संविधान का अभिन्न अंग नहीं है, अभिन्न हिस्सा नहीं है, इसलिए इसमें हम जो है कभी भी हम संशोधन नहीं कर सकते हैं। और इस मामले में उच्च न्यायालय द्वारा प्रयुक्त शब्दों को अस्पष्ट कहा गया था, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। मतलब इसमें ये संशोधन में रोक लगाती है। लेकिन आप जानते हैं आगे चल करके केशवानंद भारती मामला आया दोस्तों, और उस भारती जबकि 1973 में आया था, अभी तक की सर्वाधिक जो बड़ी संविधान पीठ है 13 जजों की, वो इसी में बनाई गई थी, केशवानंद भारती बनाम किरण राज। और दोस्तों इसमें क्या हुआ था, इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पूर्व फैसले को खारिज कर दिया था, और इसके द्वारा उसने बताया था कि नहीं, जो है प्रस्तावना भारतीय संविधान का अंग है, इसलिए हम उसमें संशोधन कर सकते हैं। लेकिन सीधे सीधे उसने यहाँ पर एक बात और कहा था, क्या कि जो संविधान का मूलभूत ढांचा है, क्या इसमें उसने मूलभूत ढांचे को परिभाषित किया था, मूलभूत
ढांचे को परिभाषित किया था कि जो संविधान का मूलभूत ढांचा है, हम प्रस्तावना में तो कर सकते हैं लेकिन मूलभूत ढांचे में हम परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। तो वास्तव में जो 368 के अंतर्गत जो 368 में दोस्तों जो हमारे अंदर अभी है कि आर्टिकल 368 जो है ना संशोधन का अधिकार देता है भारतीय संसद को, वो केवल उन्हीं 6 भागों में है जो उसके मूलभूत ढांचे के अंतर्गत नहीं आते। ठीक है, तो अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पर आता है SR बोम्मई केस दोस्तों, और SR बोम्मई केस जो है दोस्तों 1994 में आता है। SR बोम्मई केस में घोषणा की गई थी कि प्रस्तावना ने संविधान के मूल का संकेत दिया गया है, और LIC ऑफ इंडिया केस जो है दोस्तों 1995 में आया है। इसमें साफ साफ जो है शब्दों में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था, क्या कहा था कि संविधान का एक अभिन्न अंग, मतलब उसने कहा कि भाई प्रस्तावना एक संविधान का अभिन्न अंग है। तो पहली बार प्रस्तावना में संविधान का अभिन्न अंग किसमें माना, आप कहेंगे सर केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में, और उसी के द्वारा उसने मूलभूत ढांचे को भी परिभाषित करने का प्रयास किया था। इस चीज को आप यहाँ पर याद रखिएगा जो मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, अब एक बात थोड़ा सा और आपको ध्यान देना चाहिए कि जो भारतीय प्रस्तावना में, अगर मैं आपको यहाँ पर प्रस्तावना की बात करूँ दोस्तों, तो इस प्रस्तावना में कुछ एक बातें आपको और जानना चाहिए। क्या, जैसे कि आप जानते हैं अच्छे प्रकार से भाई कि यहाँ पर चलिए कुछ एक बातें आपके सामने है। जैसे कि अगर मैं कहूँ आपसे कि भाई स्वतंत्रता शब्द का उल्लेख इसमें प्रस्तावना में किया गया है। स्वतंत्रता शब्द आपका यहाँ पर लिखा है, स्वतंत्रता के साथ समानता की बात भी इसमें की गई है, समानता की बात की गई है, इसमें बंधुत्व की बात भी की गई है, बंधुत्व के साथ साथ जो है इसमें जो है मतलब 3 चीज आपका देखिए, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श की बात किया गया है। तो क्वेश्चन कहता है कि भाई ये कहाँ से लिए गए हैं, ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व शब्द जो है वो कहाँ से लिया गया है। तो आप कहेंगे सर ये वास्तव में कहाँ से लिया गया है दोस्तों, ये लिया गया है वास्तव में फ्रांस के संविधान से। कहाँ से लिया गया है, फ्रांस के संविधान से, इसको भी ध्यान रखिएगा। और ये जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में गणराज्य शब्द की बात की गई है ना, ये गणराज्य या समथिंग की बात की गई है दोस्तों, ये संघात्मक राज्य की बात की गई है। वो आप देखते हैं संघ जो है ना, संघ कौन घोषित करता है, तो आप कहेंगे सर वो संघात्मक शासन व्यवस्था जो है वो कहाँ से लिया गया है। तो ये सारे पॉइंट जो है यहाँ पर दिए गए हैं, इनको आप हमेशा ध्यान